हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए जो कराई जा रही है उसका ये पार्ट नंबर 9 है। दोस्तों इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आप यदि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी ऐसा ही आधे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या में क्या संबंध होता है? तो परमाणु की संख्या या द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 15 प्रोटॉन है तो 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो क्लोरीन तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो बैकुर ने विभाजित किया। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया? तो मोसले ने परमाणु संख्या का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता गामा किरणों पर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, बीटा किरणों का वेग कितना होता है? तो बीटा प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। गामा किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है। अगला प्रश्न है, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो बैकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दूसरी कक्षा में 8 होती है, ऐसे 2 8 8 2 इस तरह से चलती है। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 6 प्रोटॉन होंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है? कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में ये दे रखा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? फेरिच-हुंड का सिद्धांत है ये, कि अगर आपके पास ये है और ये इस तरह से हैं तो पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। यदि 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक वितरित होगा, उसके बाद 5वां इसमें जाएगा, चौथा उसमें जाएगा, तब इसका युग्मन बनना स्टार्ट होगा। यह हुंड का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान क्षति कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपको कोई इसमें मिस्टेक दिखाई दे रही है तो। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं
ट्रेविनेस ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न है जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो AI ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और उसने अगर पूछा कि कितने जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो लक्षण, ये लो नहीं है दोस्तों, ये जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का SI पद्धति में मात्रक क्या है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको इसका आंसर पता है। अगर नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो जो जनरल साइंस का ही है वह देखें, उसमें यह क्वेश्चन का आंसर निहित किया गया है। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है यह आप हमें बताएंगे यदि आप इसका आंसर जानते हैं। तो अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बाकी सारी विषयों की वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ को पाने के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट का जो आपको उचित लगता है, अच्छा लगता है, उसका आप वीडियो देख सकते हैं।